बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान की बहनों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के साथ गेम खेल रही है, बल्कि यूं कहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान के साथ गेम खेल रही है। इमरान खान की बहनों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन इमरान खान को रिलीफ देना नहीं था और उनकी इंटेंशन इमरान खान के केसेस की समाअत करना नहीं थी। जमानत की 8 अपीलें जो लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई थी, आप जानते हैं शहबाज रिजवी साहब की अदालत में कई महीने तक इसको लटकाए रखा गया, फिर इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। इमरान खान 8 अपीलों 8 जमानतों की 8 दरखास्तें लेकर लाहौर हाई कोर्ट के पास गए हुए थे। सलमान सफदर उनके वकील थे और उसके बाद वहां से मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये 8 अपीलें आई हुई हैं। अब अलीमा खान साहबा को यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर इस केस को ना सुनने के लिए इतनी जल्दी में फिक्स किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सलमान सफदर मुल्क में नहीं है। उन्हें लगता था कि आज 29 तारीख को अगर ये केस लगा दिया जाएगा तो सलमान सफदर के ना होने की वजह से इसकी समाअत ही नहीं होगी और फिर इस पर लंबी तारीख दे दी जाएगी। लेकिन सलमान सफदर की गैर मौजूदगी में सलमान अकरम राजा अपीयर हुए अदालत के सामने और उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें सलमान सफदर जो हैं वो वकील हैं, वो आज मुल्क में नहीं हैं, तो आप 2-4 दिन का वक्त देके अगले हफ्ते में इसको फिक्स कर दें। अगले हफ्ते में सलमान सफदर अवेलेबल होंगे। लेकिन अदालत ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है और अदालत ने फिर 12 अगस्त के लिए इसको फिक्स किया है, यानी 12 दिन के बाद। हालांकि फैमिली को जल्दी है कि ये जो जमानतें हैं या अपीलें हैं जमानतों की, ये जल्दी सुनी जाएं। सलमान सफदर दायरा 2-3 दिन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसको 2-3 दिन के बाद रखा जा सकता है, पीर को, मंगल को, बुध को रखा जा सकता है, लेकिन इसको 12 तारीख को यानी अगले हफ्ते ले जाया गया है। अब 2 चीज़ें एक्यूज़ कर रही हैं अलीमा खान। एक तो समझती हैं कि बदनीयती है इस केस का फिक्स करना सलमान सफदर की गैर मौजूदगी में। उन्हें लगता है कि ये केस इसलिए जल्दबाजी में फिक्स किया गया कि सलमान सफदर मौजूद नहीं थे और ये सुप्रीम कोर्ट जानती है कि वो मौजूद नहीं थे। और सुप्रीम कोर्ट से क्या मुराद है? जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शफी 2 रुकनी बेंच ये केस सुन रहा है। और दूसरा, उन्हें लगता है कि भाई उनसे कहा गया था आप इसको अगले हफ्ते में फिक्स कर दें, लेकिन इन्होंने उठाकर इसको 12 तारीख पर डाल दिया है। तो ये 2 ज़ेर लब शिकवे या दबे लफ्ज़ों में शिकवे अलीमा खान साहबा ने आज सुप्रीम कोर्ट से किए हैं और काफ़ी मायूस दिखाई दे रही थी। उनका लबो लहजा ऐसा था कि जैसे उन्हें लगता हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर ऐसा किया है और इमरान खान और उनकी फैमिली के साथ एक खेल खेला है, ये उन्हें लगता था। और इसी बात का उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में या अपने दबे अल्फाज में इस बात का इजहार भी किया। बहरहाल ये इमरान खान की 8 दरखास्तें हैं, यानी जो लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई थी, और इसका जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आई है, जिसके लिए 2 रुकनी बेंच बना है, या जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शफी। एक और इसमें हैरानकुन बात यह है कि 2 रुकनी बेंच ही था लाहौर हाई कोर्ट का जिसने दरखास्तें मुस्तरद की थी, तो इस पर 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। ये सलमान राजा साहब का आर्गूमेंट था। वो समझते थे कि ये 3 रुकनी बेंच इस पर मौजूद होना चाहिए, लेकिन बहरहाल 2 रुकनी बेंच ने इसको सुना और 30 सेकंड के बाद ही दरख्वास्त को जो है वो 12 तारीख के लिए मुलतवी कर दिया समाअत को। दूसरी जो अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट से, वो जस्टिस जवाद एस खाजा यानी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस खाजा जो हैं, उनकी दरख्वास्त आई है अदालत के पास और वो है शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की, शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। किस बात पर? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अर्सा पहले यानी तकरीबन 45 दिन पहले यह फैसला दिया था कि जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट से ट्राई किया गया है, उनको सज़ाएं सुनाई गई हैं, उन्हें अपील का हक़ दिया जाए। चूँकि उनको अपील का हक़ देने का कानून मौजूद नहीं है, तो इस सिलसिले में कानून साजी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को डायरेक्शन दी थी कि इन लोगों को अपील का हक़ देने के लिए कानून साजी की जाए। जस्टिस जवाद एस खाजा अदालत के पास ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि 45 दिन गुजर चुके, लेकिन हुकूमत ने कानून साजी नहीं की और वो लोग जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई हैं, मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं पाने वाले लोगों को अपील का हक़ देने के लिए कोई कानून साजी नहीं की गई, जो कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। इसलिए इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की एक कार्रवाई या एक शोकोज नोटिस उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी किए जा चुके हैं 2 हफ्ते पहले, जिसमें जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने आफिया सिद्दीकी वाले मामले पर उन्होंने 21 तारीख को समाअत की थी और उन्होंने हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट पेश न किए जाने पर काबीना और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जारी किए थे, शो कोज़ नोटिस तौहीन अदालत के। और अब उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दूसरी दरख्वास्त जो है वो आ गई है,
जस्टिस जवाद एस ख्वाजा लेकर आए हैं कि इन्होंने अदालत हुक्म की तामील नहीं की है। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है, वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ होना हवाना क्या है। लेकिन चलिए, एक दरख्वास्त तो आई है। अब ये इम्तहान शहबाज शरीफ का नहीं है, ये इम्तहान अदालत का है। शहबाज शरीफ साहब तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उनका किला मजबूत है उनके बकौल। लेकिन बहरहाल अदालत का इम्तहान यह है कि अदालत अपने फ़ैसले पर अमल दरामद कैसे कराती है, और अदालत अगर अपने फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो फिर उसकी एक और कमज़ोरी अयां हो जाएगी। एक लड़ाई चल रही है जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और मिफ्ताह इस्माइल के दरमियान, और इस लड़ाई को अगर आप गौर से देखें तो इसके दरमियान एक मैकेनिज़्म दिखाई देता है। यानी आप इसको गौर से देखें तो सेनेटर अनूशा रहमान साहबा जो हैं वो एक क्वेश्चन इनिशिएट करती हैं। उस क्वेश्चन के जवाब में पहले से तैयार करके आए हुए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जवाब देते हैं, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में मिफ्ताह इस्माइल को निशाना बनाते हैं। अब आप अगर मिफ्ताह इस्माइल का कनेक्शन देखें इसहाक डार के साथ तो वो कोई ढका छुपा नहीं है कि इसहाक डार साहब और मिफ्ताह इस्माइल के दरमियान किस किस्म की रंजिश या किस किस्म का तनाव और किस किस्म की आपस में एक लड़ाई है वो मौजूद है। आप जानते हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, इसहाक डार साहब को बहुत बुरा लगता था। इसहाक डार साहब ने इनके ख़िलाफ़ बयानात दिए, फिर इसहाक डार साहब आ गए, इनको मिफ्ताह इस्माइल साहब को अपनी वजारत से हाथ धोना पड़े। फिर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने इसहाक डार साहब के बारे में बयानात दिए, फिर इसहाक डार जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये दोनों सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे। तो वो रंजिश जो है वो दिलों में गहरी होती चली गई। अनूशा रहमान साहबा का इसहाक डार साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अनूशा रहमान साहबा ने मिफ्ताह इस्माइल साहब के ख़िलाफ़ एक सवाल किया, और ऐसा नहीं लगता कि ये एक एब्रप्ट क्वेश्चन था और उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं थी। ऐसा लगता है कि इसहाक डार साहब की मुखासमत जो मिफ्ताह इस्माइल साहब रखते हैं उसी के हवाले से ये सवाल जो है वो फ्लोर पे रखा गया, और तारिक फजल चौधरी साहब ने बड़े एहतमाम के साथ इसका जवाब दिया। ऐसा लगता है कि इसहाक डार साहब, तारिक फजल चौधरी और अनूशा रहमान ने मिलकर ये प्लान किया कि मिफ्ताह इस्माइल साहब को रगड़ा दिया जाए, ना सिर्फ बदनाम किया जाए बल्कि इस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी भी लॉन्च करवाई जाए और मिफ्ताह इस्माइल को जो है वो ठिकाने लगाया जाए। तो ये मंसूबा इसके पीछे दिखाई देता है। तभी सवाल किया गया कि ये जो बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम था इसके बारे में बताएं कि इसकी क्या मालियत थी और ये किसको ठेका दिया गया था, क्या इसमें कोई बेज़ाब्तगियाँ हुई थी। तो तारिक फजल चौधरी साहब ने बड़े एहतमाम से इसका जवाब दिया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने कहा था कि जी ये नशोनुमा प्रोग्राम था, बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ही एक प्रोग्राम था। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 2 अरब का था, लेकिन जब मिफ्ताह इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना बने उन्होंने इसकी मालियत बढ़ाकर 21 अरब रुपये कर दी, और ये नशोनुमा प्रोग्राम जो है इसकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इसकी ज़िम्मेदारी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दी। अच्छा, अब यहाँ तक तो बड़ी शफाफियत मालूम होती है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दी, लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये सप्लीमेंट जो यानी माओं को, जो हामला माएँ होती हैं जिनको खुराक पूरी नहीं मिलती तो फिर बच्चों की पैदाइश स्टंटेड ग्रोथ होती है, तो उनकी खुराक की कमी को पूरा करने के लिए एक सप्लीमेंट दिया जाता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से कहा गया कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक प्रोग्राम है, नशोनुमा प्रोग्राम, इसके तहत हम आपको पैसे देंगे और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो इन माओं के लिए ये प्रोग्राम चलाएगा, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑलरेडी उनका एक स्ट्रक्चर मौजूद है, वो काम कर रहे होते हैं। अब जाहिर है उनको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, उनको ये जो सप्लीमेंट है वो कहीं से चाहिए था, उन्होंने ख़रीदना था। तो उन्होंने ये इस्माइल इंडस्ट्रीज़ से ख़रीदा। इस्माइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में मिफ्ताह इस्माइल साहब का ख्याल ये है, मिफ्ताह साहब कहते हैं कि ऑलरेडी कई बरस से ये सप्लीमेंट हमारी इंडस्ट्री तैयार कर रही है, तो चूंकि हमारी इंडस्ट्री क्वालिफाई करती थी इससे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हमसे ले लिया। अब चूंकि इस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब पर, तो इसका मतलब यह है कि वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पर भी करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर वो एक बड़ी हैरानकुन बात करते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। वो कहते हैं कि जी ये जो बाइंग की है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, ये ख़रीदारी जो सप्लीमेंट की है, ये पेपरा रूल्स के मुताबिक नहीं की। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी ये बात सुन के कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो या अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो पेपरा रूल्स का पाबंद नहीं है, उनके अपने रूल्स हैं ख़रीदारी के लिए। उन्होंने अगर एक सप्लीमेंट ख़रीदना है तो उन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जो है वो पेपरा रूल्स के तहत नहीं ख़रीदना है,
उन्होंने ये सप्लीमेंट अपने रूल्स के मुताबिक खरीदना है, यानी उन्होंने अपने ऑडिटर को जवाब देना है, उन्होंने अपने रूल्स को सेटिस्फाई करना है, उन्होंने पेपरा रूल्स को सेटिस्फाई नहीं करना है। तारिक फजल चौधरी साहब को मैं हैरान हूं कि इतनी सी बात समझ नहीं आई कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पे कि उन्होंने पेपरा रूल्स के मुताबिक खरीदारी नहीं की। तो ये पेपरा रूल्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पे या अक़वाम मुत्तहिदा पे अप्लाई होते हैं पाकिस्तान के? अब हो सकता है मिफ्ता इस्माइल साहब की इंटेंशन यही हो कि वो इस प्रोग्राम को इतना बड़ा करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑलरेडी ये जो इस्माइल इंडस्ट्रीज़ है उनसे ख़रीद रहा है, तो अगर हम इस प्रोग्राम को बड़ा करते हैं तो वो हमारी ही कंपनी से ख़रीदेंगे। इस इंटेंशन के तहत हो सकता है उन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ा किया हो, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पर कोई करप्शन साबित तारिक फजल चौधरी नहीं कर सके और ये नहीं कह सके कि सिर्फ इतना कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मिफ्ता इस्माइल साहब बतौर वज़ीर ख़जाना इसका प्रोग्राम का बजट बढ़ा रहे थे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। अच्छा, इसमें करप्शन कहाँ हुई है ये वो साबित नहीं कर सके कि भाई कितने का था सप्लीमेंट, कितने का ख़रीदा गया। ये 10 रुपये का सप्लीमेंट था, 15 रुपये का ख़रीदा गया, 5 रुपये मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी इंडस्ट्री को बचवाए, फ़ायदा उठाया। ये बातें उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ एक स्कोर सेटल करने की कोशिश की, बज़ाहिर ऐसा लगता है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने उसके बाद फिर जो हिसाब किताब बराबर किया, उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि आप हारे हुए हैं, कुरान पे हाथ रख के बताएं आप अपना इलेक्शन नहीं हार गए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी अपना इलेक्शन, वो कहते हैं दोपहर को 2 बजे तक हार चुके थे, और इलेक्शन लड़ने वाले को दोपहर तक पता चल जाता है क्या हालात है। वो हार चुके थे और फिर वो आरओ के ऑफिस में गए। अब ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने हाथ हल्का रखा है कि आरओ के ऑफिस में गए। वो कहाँ गए ये फिर एक स्टोरी है, ये फिर मैं कभी आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि उन्होंने किस इदारे के पास जाकर कहा था इलेक्शन से 2 दिन पहले कि भाई हालत तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप 15-20 हज़ार वोटों की सपोर्ट मुझे दे दें तो मैं ये सीट निकाल सकता हूँ। तो ये इसकी कभी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा फिर सही। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं उनका के हालात ये हैं कि उनको कहा गया कि कुरान उठाकर बताओ कि तुम इलेक्शन जेन्युइन जीते हुए हो। जाहिर है तारिक फजल चौधरी साहब क्या जवाब दे सकते हैं, कुरान तो नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये सीट हारे हुए हैं और फॉर्म 47 पर जिताए गए। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने उनको एक तो ये चैलेंज दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि फिर वो आ गए सीधा वज़ीर आज़म पर कि भाई आप मुझे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो वज़ीर आज़म के बच्चों की 2 जो शुगर मिले हैं, तो उन्होंने चीनी जो एक्सपोर्ट की है और फिर इंपोर्ट करना पड़ रही है, तो ये जो वज़ीर आज़म साहब ने माल बनाया अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और उनके सुनहरे रोशन मुस्तकबिल के लिए, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था? अब इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। यानी सवाल तो सही है कि वज़ीर आज़म के बच्चों की शुगर मिले हैं और वो शुगर के साथ ही खेल खेल रहे हैं, कभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कभी इंपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो नून लीग का ख़ानदान जो है, शरीफ ख़ानदान इनफैक्ट इसीलिए तो इक़्तिदार में आता है। वो कहते हैं हाफ़िज़ जी खीर खाओगे, हाफ़िज़ जी कहते हैं खाओगे खाएंगे और अन्य कादे वास्ते हुए हैं। तो ये आते ही इक़्तिदार में इसलिए हैं कि मैनिपुलेट करें, रूल्स को रिलैक्स करें, जहाँ फ़ायदा होता है एक्सपोर्ट कर दें, जहाँ फ़ायदा होता है इंपोर्ट कर दें, कहीं पर अगर बाहर फ्लैट्स ख़रीदने हैं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आएँ और बाहर पैसे भिजवाने पर जो FBR के लिए कानून बना दें कि इससे पूछगछ नहीं होगी, 92 में जो किया गया। तो ये वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया था, तो ये इसके एक्सपर्ट हैं, यही काम करते हैं। तो अब आकर जुड़ गए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब सीधा वज़ीर आज़म को। अब इस पर इत्तला ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने तारिक फजल चौधरी साहब से शिकवा किया है कि ये आपने क्या किया, ये आप क्यों कर रहे हैं और क्यों मिफ्ता इस्माइल को आपने इस तरह कहा है कि वो सीधा हमारे ऊपर आ गए हैं। तो मिफ्ता इस्माइल तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से सरजनिश तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन शिकवा ज़रूर किया, और वो शिकवे का अंदाज़ उनका सरजनिश वाला या ज़रा थोड़ा सा नाराज़गी वाला शिकवा था उनका कि ये आप क्यों कर रहे हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने सीधा चूँकि वज़ीर आज़म पर हाथ डाला है, तो ये बात तारिक फजल चौधरी साहब के लिए थोड़ी सी मुश्किल का बाइस बन गई है। लेकिन उनको पता है मुझे डिफेंड करने के लिए सागदार साहब मौजूद हैं, क्योंकि उनके एक बेनिफिट में ये बात सारी इनिशिएट की गई थी और अनुशा रहमान साहबा ने भी इसीलिए इस नुक्ते को उठाया था ताकि उस शख्स को निशाना बना सकें जिसकी इस सागदार से लड़ाई है। तो ये खेल खेला गया था और इस पर अब मिफ्ता इस्माइल साहब रोज़ कुछ ना कुछ, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी किसी और चीज़ में, कभी टॉक शो में, कहीं ना कहीं वो इसको एड्रेस कर रहे हैं और कहते हैं माफ़ी मांगो पब्लिकली।
कि मुझ पर जो तुमने इल्ज़ाम लगाया, वरना मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा, हर जाने का नोटिस जारी करूंगा। अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी खामोश हैं। तो ये हालात हैं जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।